Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 20 जून 2020। हम थोड़ा लेट हैं आज, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। कुछ कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के कारण काफ़ी लेट हो गए। आज एक मीटिंग को ज्वाइन किए थे, बट आने वाले टाइम में मीन्स 1 या 2 दिन लगेगा मैक्सिमम माय डियर फ्रेंड्स, 1 और 2 डेज। उसके बाद मेरा प्लान है कि मॉर्निंग में 6 o'clock मिस मॉर्निंग में 6 बजे से पहले किसी भी हालात में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, दैनिक जागरण एनालिसिस को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का क्या रिएक्शन रहेगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि अगर आपको 6 o'clock अगर ये वीडियो मिलता है तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो आप उसको जरूर लिखना मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अगर आपको ये 6 बजे से पहले मिल जाता है या 7 बजे मैक्सिमम अगर मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाता है तो इससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा, इससे आपको कितना हैप्पीनेस मिलेगा, ये सभी आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि 2 दिन बाद हो सकता है मंडे से ही मंडे मीन्स कल संडे है, केवल उस दिन को रखेंगे, बाकी मंडे से ही हम बिफोर 7 AM इस वीडियो को अपलोड कर दें। तो आपका क्या रिएक्शन रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जो भी आप सोचते हो कि इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे ये होगा, ये सभी बातें। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 20 जून 2020। तो हमारा हमेशा आपके लिए मोटिवेशन की सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, राहें कहां बदलती है किसी के वास्ते, तुम खुद को ही बदल सको तो चलो। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। तो यहां पर क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, जो पेज नंबर फर्स्ट है, यहां पर न कोई सीमा में घुसा है, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, ये प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। पूरा मामला क्या था माय डियर फ्रेंड्स, कि जो भी अपोजिशन है, विपक्ष के नेता, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए कि हमारी पोस्ट जो है, जो आर्मी है, LAC, अगर हम बात करें यहां पर समझना ये क्यों मीटिंग ली गई, ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब सभी लोगों को। तो यहां पर समझना जो LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने देखा भी था, अगर आप डायरेक्टली यहां पर चलोगे तो इससे समझ पाओगे यहां से कि मामला पूरा क्या था, कि जो पूरा चाइना के द्वारा हमने पहले भी पूरा इसको मैप को पढ़े हैं कि ये क्या है, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है यहां से लेकर ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि आप अच्छे समझ पाओगे। ये बीच में जो एरिया है ये है इंडिया, मींस ये इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर किसका अधिकार है, इंडिया पर। अब ये उतनी ऊंची हाइट पर आप देखिए, अगर यहाँ पर जमीन वाला एरिया है, यहाँ पर पहाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर भी जमीन वाला इलाका है, मींस नीचे सड़कें वगैरह बनी हुई है यहाँ पर, फिर भी जो सबसे, अगर यहाँ पहाड़ भी है छोटे छोटे, तो पहाड़ उतने ऊंचे नहीं है, सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो नीचे से कोई तोप चलाएगा तो ये तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। इसको यहाँ से तोप चलाकर यहाँ बर्बाद करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये ऊपर से तोप चलाएगा तो इसको सेम यही कंडीशन हो रही है। यहाँ से तोप चलाकर इंडिया किसको बर्बाद कर सकता है, यहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो चाइना यहाँ पर इसको खत्म कर सकता है कभी भी। और साथ में यहाँ पर जो सड़क बनाई है किसने, चाइना ने सिंजियांग और तिब्बत सड़क बनाई है, सिंजियांग तिब्बत सड़क, इसको भी बर्बाद कर सकता है कभी। इसीलिए चाइना चिढ़ा हुआ है, इसलिए उसने गलवान वैली जो LAC है, वहां पर गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एरिया और यहाँ पर पेंगोंग सो लेक, यहाँ पर अपना कब्जा किया। मींस यहाँ पर अंदर घुस गए थे LAC को पार करके। मींस होता क्या है, यहाँ पर हुआ क्या था, प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हो ठीक है, बट हुआ क्या था कि LAC, हमने पहले भी बताया था कि LAC अगर है LAC, तो इसमें इतना वाला पार्ट जो है दोनों देशों में भी निर्भर फिक्स नहीं कि किसका है, ये ओवरलैपिंग पार्ट है। तो इतने वाले पार्ट में ये LAC अगर यहाँ खींची हुई है, तो इतना वाला पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, मींस यहाँ पर जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो पेट्रोलिंग करती है इस एरिया में, और इतने एरिया में पेट्रोलिंग करती है यहाँ तक चाइनीज आर्मी। लेकिन चाइनीज आर्मी अपने एरिया को छोड़ के जो पेट्रोलिंग एरिया इंडिया का, उसमें घुस गई थी, तो यहीं पर टैंक वगैरह लगाया है। 15-16 की रात को यहाँ पर क्या हुई थी, 15-16 की रात को यहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी, वायलेंस हुआ था। वायलेंस में क्या होता है, जो चाइनीज आर्मी रहती है उसके पास ऐसे डंडे रहते हैं, डंडों के ऊपर कीलें निकली हुई रहती है, उन कीलों को से क्या है, पहाड़ जब किसी के ऊपर क्या करते हैं, हथियार चलाते हैं, तो उसको मार देते हैं सामने वाले को। साथ में एक लोहे की जो रहती है जंजीर, उससे यहाँ पर एक गोला बंधा रहता है, इसके चारों तरफ पे इस तरह नुकीली चीजें निकली हुई रहती है, तो उसको घुमा घुमा के मारते हैं।
यहाँ पर डंडे रहते हैं जिसमें लोहे की नुकीली कीली निकली हुई रहती है, उससे भी जोर जोर से छड़ से मार। तो इससे उन्होंने वायलेंस किया किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। जो 15 M14 की जो नाइट थी उसमें इंडियन आर्मी के साथ उन्होंने क्या किया? ये सभी किया। तो इसी को लेकर जो विपक्षी दल थे वो सभी, जो मोदी गवर्नमेंट है उसके साथ कह रहे थे कि आप पहले बताइए क्या कितने सैनिक यहां घुसे हैं, कितनी दूरी में आए हैं, क्या हमारी आर्मी क्या कर रही थी उस समय, हमारा इंटेलिजेंस कहां था, ये सभी बातें। इन्हीं को लेकर मोदी साहब ने क्या किया? मोदी साहब ने एक मीटिंग लिया था, उसी में मोदी साहब क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में जो भी हमारी बाउंड्री वहां पर हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, साथ में नहीं हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये सभी इन्होंने कहा। साथ में चाइना से लगी सीमा पर वायुसेना ने भी अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। अब यहां पर हम समझेंगे पूरा मामला जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो क्या है। यहां देखिए, यहां भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों के बीच प्रधानमंत्री जो सावन नदी उन्होंने सभी दलों को स्पष्ट रूप से कहा कि न तो हमारी सीमा पे कोई घुसा है, ना ही हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। दैट्स इंपॉर्टेंट। हमको यहां मैप से समझना है। और जो प्रधानमंत्री के सामने जो अध्यक्ष सोनिया गांधी साहब थी उन्होंने क्या किया? यहां पर कई सवालों की झड़ी लगाई, वो ठीक है, बट यहां पर जो रियलिटी है वो हम सब जानते हैं। लगातार हम क्या कर रहे हैं इस पूरी पर्टिकुलर जो जितनी भी ये तो आज आया है, इससे पहले भी हमने क्या किया है कि यहां पर ये सोनिया गांधी के सवाल थे। आप देख सकते हो क्या क्या उन्होंने सवाल पूछा। ये सभी उनके सवाल हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, हम लगातार देखे हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी। यहां सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, मोदी ने क्या कहा? शुक्रवार को मोदी साहब ने कहा कि चाहे ट्रेड हो या कनेक्टिविटी हो या काउंटर टेररिज्म हो, भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आया और ना आएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। चाहे ट्रेड हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे काउंटर टेररिज्म हो। मींस अगर चाइना ये सोचता है कि हम उसके साथ ट्रेड करते हैं इतने का तो भारत दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही कनेक्टिविटी के मामले में भी कभी नहीं दबेगा। कि कनेक्टिविटी का मामला अगर है तो अगर इंडिया कनेक्टिविटी को लेकर दौलत बेग ओल्डी रोड बना रहा है, वो चाहे कि उसको रोक दे तो भी नहीं, क्योंकि हम हमारे लोगों से क्या करना, हमको कनेक्ट होना है। ये सभी लाइन चीन के साथ हमारी लंबी सीमा है। पाकिस्तान की खतरे की आशंका की ओर से ये भी आशंका है कि दोनों तरफ से ही है। इसको इशारा करते हुए आज हमारी सेना अलग अलग सेक्टर में एक साथ मूव करने के सक्षम है। मींस हमारा कुल मिलाकर जो सेना है वो अच्छी है प्रेजेंट टाइम में। अब यहां पर देखते हैं मेन जो प्रॉब्लम हुई थी यहां पर क्या है कि हमने हाई में क्या किया है, जो सेना है उसको भी वायुसेना को भी लगा दिया है। मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गलवान घाटी में चीन की दगाबाजी के बाद, मींस दगाबाजी क्या की 15-16 की जो रात को वायलेंस किया, उसके कारण हमने क्या किया, वहां पर एयर फोर्स हमने वहां पर लगा दी है। तो यहां पर एलएसी जो है उसके करीब जो अग्रिम मोर्चों पर वायुसेना मींस जो एलएसी है के करीब लेह और लद्दाख जो एरिया है वहां पर हमने वायुसेना के लड़ाकू विमानों को शुक्रवार को कई उड़ानें भरी वहां पर। और सूत्रों का कहना है कि गलवान घाटी में मींस जो गलवान वैली है, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों में हुई हिंसक झड़प की दूसरे दिन ही रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह साहब थे उन्होंने सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के साथ वायुसेना की तैनाती का निर्णय लिया है। और गलवान घाटी में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर हिंसक झड़प हुई थी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 मैंने फिर बताया कि यहां पर इस टाइप से एलएसी रहती है। एलएसी किस एरिया तक पेट्रोलिंग की जाती है, देख रेख, तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स बने हुए रहते हैं जैसे 14 नंबर पॉइंट, 15 नंबर पॉइंट, उस टाइप से। तो वहां पर ही प्रॉब्लम हुई वहां से। और जो चीनी सेना है गलवान घाटी से अभी तक नहीं हटी है। और इंडिया का कहना यही है कि जब तक आप गलवान घाटी से नहीं उठोगे तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। यही यहां से इंपॉर्टेंट है। सोमवार रात की घटना को देखते हुए भारतीय सेनाएं चीनी सेना की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुख्ता सतर्क है। तो ये सभी मामले थे, हमने पहले से भी देखा, पहले भी इसको हमने काफी बार डिस्कशन किया है कि पूरा मामला क्या है। आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था कि पूरा मामला क्या है, कहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, कहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। यहां लद्दाख वाला एरिया जहां पर लद्दाख में हमने देखा, उसके बाद सिक्किम। लद्दाख में भी आप न्यूज़पेपर में देखोगे कि लद्दाख को अगर मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बांटू, मींस उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो पूर्वी लद्दाख का हमेशा बात आता है क्योंकि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो लेक, इसको हिंदी में लिखेंगे तो पेंगोंग तसो लेक बोलते हैं, तसो। तो यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं तो पेंगोंग सो लेक बोलते हैं, टी साइलेंट।
तो यहां पर ये जो 3 एरिया है, यहां पर जो 3 एरिया है कौन कौन से, गलवान वैली, गलवान घाटी, यहां पर अभी भी चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गलवान वैली के जो एलएसी है उसको पार करके जो हमारा एरिया है उसमें आ गई है, तो वहां से हटने के लिए भी, और यहीं पर हिंसक झड़प हुई थी, यहां पर हिंसक झड़प हुई थी। तो यहां पर याद रखना कि जो ये 3 एरिया है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर पूर्वी लद्दाख में क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ, गतिरोध। अगर इस वाले एरिया को देखें तो यहां पर अक्साई चीन है, ये जो 1962 से पहले हमारा एरिया था, 1962 के युद्ध में छीन लिया था, और ये प्रेजेंट टाइम में एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर चाइना ने एक रोड बना ली, ये जो रोड है, ये रोड यहां पर, ये रोड सिंजियांग तिब्बत रोड है, चाइना ने बना ली थी। चाइना ने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया था सिंजियांग से 1957 में। ये मत सोचना कि 1962 में इंडिया से छीना था अक्साई चीन, तो पहले कैसे, इसने रोड का निर्माण पहले से इधर डेवलप स्टार्ट कर दिया था सिंजियांग से और तिब्बत वाले एरिया में, बस जोड़ना था यहां से। तो ये हमने कहा रोड बनाई दौलत बेग ओल्डी से लेकर हम यहां से दरबक और सियोक तक हम क्या करेंगे, फिर यहां लेह तक हम पहुंच जाएंगे क्या, सड़क से। तो इसलिए चाइना चिढ़ा हुआ है कि ये जो आप सड़क मार्ग बना रहे हो, यहां से सड़क जो मार्ग बना रहे हो, इस सड़क मार्ग को आप बंद करो, यहां पर आसपास एलएसी के आसपास आप किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मत करो। लेकिन इंडिया इससे मानने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो न्यूज हमारी उस पर ऊपर चलते हैं। यहां पर कौन सी और न्यूज है जो हमारे काम की है। यहां पर आगे हमारे लिए आपने देखा चाइना एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसको कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, और कभी भी जब एग्जाम में जब पूछा जाएगा इसको तो आप क्या करोगे, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, प्री में भी आ सकता है, मेंस में जब आएगा तो आप इधर थोड़ा सा मैप बनाओ, यहां पर मैप इंडिया और कहां कहां पर प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखना यहां स्टार्ट करो, यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखो। तो ये मैप से डायरेक्टली जो एग्जामिनर है उसको क्या होगा, डायरेक्टली पता लग जाएगा देखते हुए कि आपको मींस इस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पता है। मैप को देखने के बाद 2 सेकंड में वो पता लगा लेगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। पेज नंबर 2, निजी अस्पताल 1/3 खर्च करेंगे, मींस यहां पेज नंबर 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली से संबंधित है, तो नो नीड टू रीड, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। तो यहां पर आगे चलते हैं। पेज नंबर 3, राज्यसभा के चुनाव में पुरंदर कोई काम का नहीं, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। यहां पर हमारे लिए आगे चलते हैं। यहां पर पेज नंबर 4 पर भी कोरोना की चुनौतियां हम लगातार देख रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। पेज नंबर 5 वही कोरोना के संबंधित, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्र सरकार ने यह कहा कि कोरोना टेस्टिंग की जो रेट है वो एक रेट होनी चाहिए, और उस रेट को कौन तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र तय करे, क्योंकि मनमानी रेट वसूल रहे हैं कौन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसलिए प्रॉब्लम है। अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया, यही सेम हुई एलएसी पर इसलिए हथियार नहीं रखते चाइनीज मिस आर्मी। एलएसी पर कोई भी जो एलएसी के आसपास जब गश्त करते हैं तो हथियार नहीं रखे जाते हैं इंडियन आर्मीज के द्वारा, क्योंकि यहां पर जो जयशंकर ने जवाब दिया था कि यहां पर 1996 एंड 2005 में 2 समझौते हुए थे। मींस एक बार जब यहां पर सरकार थी एचडी देवगौड़ा सरकार, और एक बार जब सरकार थी यहां पर मनमोहन सिंह की, तब 2 हमारे साथ ऐसे समझौते हुए थे। उनके तहत मींस जो पीवी नरसिंह राव 1993 के समझौते के तहत पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समझौते के तहत हम क्या हुआ, हमने सामान्य था, बाद के समझौतों के चलते विवरण में बाहर हो गया। मींस यहां पर याद रखना कि इन समझौतों के तहत हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप के हम खतरनाक हथियार नहीं रख सकते, साथ ही मींस कोई गोली नहीं चलाएगा दोनों 2 किलोमीटर के एरिया में, साथ में खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक, विस्फोटक की अनुमति यहां पर नहीं है, इसीलिए हम हथियार नहीं रख सकते। इसीलिए चाइना ने क्या किया था, चाइना ने, और यहां पर समझना 1993 का जो पीवी नरसिम्हा राव था तब तक ऐसा कोई समझौता नहीं था, लेकिन बाद में 2 समझौते हुए जिसमें 1996 का एचडी देवगौड़ा का एक समझौता था, उसके तहत ऐसा हुआ। बड़े हथियारों की तैनाती पर भी यहां पर रोक है, बड़े हथियारों की। तो ये बस सिंपल सा इतना कि हमारे सैनिक क्यों हथियार बंद नहीं थे, इसके पीछे बस इतना सा कि हमने एक ऐसा समझौता कर रखा है जिससे दोनों देशों को क्या है फायदा, क्योंकि अननेसेसरी गोलीबारी होगी, लोग हथियार इकट्ठा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक शांति है हमारे साउथ एशिया में, वो शांति क्या पड़ेगी, खतरे में। यहां सैनिकों पर चीन का हमला, सुनियोजित राहुल गांधी, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि चीन के दिल में सूलबंद खटक रहा है दौलत बेग ओल्डी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि दौलत बेग ओल्डी क्या है। अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में पूरी तरह ये छप गया होगा।
यहां पर देखना ये पूरा क्या मामला है, दौलत बेग ओल्डी हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको पहले भी इसको बारे में समझाया था कि पूरा मामला क्या है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। दौलत बेग ओल्डी एक ऐसा है जो दिमाग, चीन के दिमाग में खटकता है। ये क्या है पूरा मामला, यहां देखिए क्या वजह है जिस गलवान नदी घाटी में चीन ने भारतीय सैनिकों को 4 दशक से बेरोक टोक पेट्रोल करने दी, अब वह समूची घाटी पर दावा कर रहा है। क्या रीजन है? तो मींस 2017 में देखे थे हम डोकलाम घाटी, मींस डोकलाम घाटी से जुड़ा हुआ है वर्ष 2017, और जुलाई 2017 में गोलान जो डोकलाम जो सिक्किम में था, मींस सिक्किम के पास में जो हमारा तिब्बत वाला एरिया है, जो भूटान वाला इलाका है, भूटान का अगर बात करें, यहां से अगर भूटान है, यहां पर हमारा तिब्बत वाला इलाका था, और यहां पर था क्या, यहां पर जो भूटान की बाउंड्री है उससे लगता हुआ यहां पर डोकलाम रीजन था, और यहां पर सड़क मार्ग बना रहा था कौन? चाइना। तो उसी को रोका गया इंडियन आर्मी के द्वारा, क्योंकि भूटान में जो यहां पर डोकलाम रीजन है वहां पर कौन है? भूटान बैठ के जो इंडियन आर्मी है वो डोकलाम रीजन की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो इसी कारण उसको रोका गया। अब यहां पर देखना 2017 में डोकलाम में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारत ने चीन से सटे समुचित सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग और दूसरे ढांचागत निर्माण को काम को तेज कर दिया, क्योंकि यहां पे आर्मी कभी भी खटक सकती है। और इन क्षमताओं की वजह से भारत अब चीन की सबसे जो महत्वाकांक्षी विस्तार योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मींस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पूरी निगरानी करने में सक्षम हो गया। मैंने फिर बताया डेयर फ्रेंड्स, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था कि पेपर में आज लिखा हुआ है, मैं तो डायरेक्टली ऊपर हेडिंग देखकर टॉपिक सेलेक्ट करता हूं, लेकिन यहां पर ही लिखा हुआ है और हम पहले ही कई बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे सुरक्षा कर पाता है। यहां पर देखना, यहां पर कैसे सुरक्षा कर पा रहा है कि यहां पर देखना क्या बनाया, यहां पर ग्वादर पोर्ट यहां पर है। ग्वादर पोर्ट कहां है? अब आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि यहां पर है ग्वादर पोर्ट। चाइना ने क्या सोचा है? चाइना का एक योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हैं। यहां पर चाइना है, ये पूरा चाइना का एरिया है। चाइना क्या चाहता है यहां से कि रोड, चाहे वो रोड हो, मिस सड़क मार्ग हो, चाहे वो समुद्र के मार्ग हो, उन सभी के द्वारा, समुद्र के मार्ग के द्वारा वो साउथ जो चाइना है, यहां पर साउथ ईस्ट एशिया जो एशियन देश है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनके साथ जुड़ेगा। साथ में यहां से वो निकलते हुए जितने भी ये पार्ट है, यहां पर जितने भी एरिया हैं वहां पर मध्य एशिया, उसके अलावा यहां से ये आते हुए मींस यहां पर जो जितने भी एरिया हैं, म्यांमार से जुड़ रहा है, यहां से म्यांमार से। उसके अलावा यहां पर अगर डायरेक्ट लिया जाएगा तो यहां से अफ्रीका में पहुंच जाएगा। कहां से? ग्वादर पोर्ट से होते हुए, यहां से होते हुए ये क्या, ये जो एरिया है फारस की खाड़ी, यहां से होते हुए ये जो मिडिल ईस्ट है, उसके अलावा फारस की खाड़ी से होते हुए यहां पर, और बाकी यहां कौन सा एरिया जाता है? यहां से ये यहां पर एरिया पड़ता है रेड सी से होते हुए ये कहां पहुंच जाएगा? जितना भी यूरोप वाले इलाके हैं, मींस जो रसिया है, जो चाइना है, चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या कह रहा है कि वो किसी भी एरिया में पहुंचना चाह रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के द्वारा, चाहे वो एशिया के देश हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे मध्य एशिया के देश हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, सभी देशों को अपनी इकोनॉमी से कनेक्ट करना चाहता है कौन? चाइना किस प्रोजेक्ट के द्वारा? वन बेल्ट वन रोड के द्वारा। और इसके तहत वो क्या कर रहा है? जैसे पाकिस्तान में उसने क्या किया, पीओके से होते हुए सड़कों का जाल बिछा दिया है, और कहां तक पहुंच गया? यहां तक। अब डायरेक्टली इस सड़क मार्ग के द्वारा क्या होगा? माल आएगा, यहां पर माल आएगा, और यहां पर उसके जहाज खड़े रहेंगे। इन जहाजों के थ्रू वो अफ्रीका में पहुंच जाएगा, इस जहाजों के थ्रू वो मध्य एशिया में पहुंच जाएगा, इन जहाजों के थ्रू वो जो यूरोप है वहां पहुंच जाएगा, इन जहाजों के थ्रू ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पर एशियन देशों में। मींस पूरी कनेक्टिविटी बना रहा है ये कौन? चाइना। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कई पार्ट है। अगर आप देखोगे तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर क्या बनाया माय डियर फ्रेंड्स? ये भारत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है कि चाइना ने यहां से यहां पर नेपाल है, तो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया फर्स्ट। दूसरा चाइना क्या बना रहा है? यहां पर चाइना बना रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब हस्ताक्षर हो गए हैं। और चौथा जो था उसका काम चल रहा है यहां से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके लिए कहा गया है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको सक्षम हो गए इंडिया निगरानी करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था यहां पर जो एरिया है, यहां पर जो एरिया है, यहां पर हमने पहले ही देखा था, आपको मैंने बताया था कि
ये जो एरिया है यहां पर, ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर यहां से निगरानी कर सकता है कौन? इंडिया। यहां से निगरानी कर सकता है कौन? किसका? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। कभी भी इसकी धज्जियां उड़ा सकता है यहां से, क्योंकि इंडिया के पास चिनूक हेलीकॉप्टर है जो डायरेक्टली किसी भी टैंक को, किसी भी तोप को उठाकर कहां रख देगा? सीधा चोटी पर, और यहां से सीधा गोली दागो नीचे। अगर चोटी यहां पर है, नीचे यहां जगह है, अगर सीधे चोटी से ऊपर गोली दागोगे तो सीधा क्या होगा? हालत खराब होगी नीचे इस सड़कों की सबकी। और यहां से सीधा आप ऊपर से बैठे बैठे देख भी सकते हो कि नीचे क्या चल रहा है। नीचे से ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर से देख के नीचे पता लग जाएगा कि नीचे क्या चल रहा है। इसीलिए चाइना क्या हुआ है? चिड़ा हुआ है। और दौलत बेग ओल्डी से क्यों चिड़ा हुआ है? दौलत बेग ओल्डी से क्यों चिड़ा है? कि दौलत बेग जो ओल्डी है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर है, यहां पर दौलत बेग ओल्डी जो हमने रोड देखा था, दौलत बेग ओल्डी दरबुक सियोक रोड, तो इसका पूरा नाम है दौलत बेग ओल्डी दरबुक सियोक रोड। इस रोड के द्वारा वो कहां पहुंचेगा? यहां पर इंडिया, ले से होते हुए डायरेक्टली यहां पहुंच जाएगा। यहां से ट्रक चलना स्टार्ट होंगे, इस सड़क से आर्मी के ट्रक चलने स्टार्ट होंगे, ट्रकों में टैंक, गोले बारूद सब, और यहां तक पहुंच जाएगा। यहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर हमेशा तैयार रहेगा। इसका नाम याद रखना, चिनूक। इसको क्या बोलते हैं? उड़ता हुआ तोप, या इसको उड़ता हुआ पूरा क्या नाम से टैंक भी बोलते हैं। तो ये उड़ता हुआ टैंक मींस ये किसी भी टैंकर को उठा लेता है, यहां से उठा के ये सामान जब यहां पहुंच गया, क्योंकि यहां तक पहुंचाने में दिक्कत आएगी, यहां जैसे पहुंचा चोटी पर पहुंचा देगा कौन? हेलीकॉप्टर। अब जब ये पहुंच गया तो ये इसके तह में आ गया, और ये है दौलत बाग ओल्डी रोड, दौलत बेग ओल्डी, जो कहां से गुजर रहा है? गलवान वैली, इसके पास से गुजर रहा है। इसलिए अगर चाइना चाहता है कि इसका काम रुकवाए तो गलवान वैली पे अपना दावा ठोक रहा है। तो ये पूरा जो कॉन्टेस्ट है, इसको समझने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स। विदाउट समझे हुए आप चीजों को नहीं समझ पाओगे कि क्या कहना मैं चाह रहा हूं। यहां समझना, खास तौर पर जब से भारत ने काराकोरम हाईवे के बेहद करीब दौलत बेग ओल्डी वायु सैनिक अड्डे को ना सिर्फ आधुनिक बना दिया है, बल्कि उसे हर मौसम में इस्तेमाल करने वाले सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। इससे चीन बेचैन हो गया है। अब यहां पर दौलत बेग ओल्डी, यहां पर वायुसेना अड्डा बना दिया है इंडिया ने। हम जब देखेंगे यहां पर, तो ये जो एरिया है यहां पर, अगर आप यहां से समझ नहीं हो कि दौलत बेग ओल्डी कहां है, कहां लिखा हुआ है सर, आप खुद लिख रहे हो तो यहां पर लिखा हुआ है, तो अब आप खुद से डायरेक्टली देख सकते हो कि हाँ, मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, यहां पर जो मैप में भी लिखा हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां देखिए दौलत बेग ओल्डी, यहां पर दौलत बेग ओल्डी जो है, यहां पर हमने वायुसेना अड्डा भी बना दिया है, और यहां से हम वायुसेना से डायरेक्टली हमारे जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारा जो सबसे बड़ा वायुयान है, उसको भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं? सीधा पहुंचा सकते हैं यहां पर माल। और यहां पर एक बार माल पहुंच गया दौलत बेग ओल्डी में, उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर पहुंचा देंगे। यहां पर हमने पूरा जो अब सड़क मार्ग के द्वारा सामान पहुंच सकता है वायुयान के द्वारा, तो इसी को लेकर चाइना चिड़ा हुआ है कि दौलत बेग ओल्डी में इंडिया कैसे पहुंच गया। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इंडिया ऐसा प्रोग्रेस कर लेगा। तो इसीलिए अब चाइना क्या हुआ है? चिड़ा हुआ है, और इसीलिए वो कहता है कि दौलत बेग ओल्डी छोड़ो, अब तो ये जो गलवान घाटी है पूरा मेरा है। ऐसे में चीन ने गलवान को लेकर ज्यादा आक्रामक हो रहा है। क्या बोल रहा है? कि ज्यादा आक्रामक हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पक्ष में 5 मई 2020 को, यहां पर देखना आप, सॉरी थोड़ा सा बीच में मैटर चला जाता है, बट नो प्रॉब्लम, ये सब तो टेक्नोलॉजी की साथ में बेनिफिट और उसके हार्मफुलनेस दोनों साथ में चलते हैं। तो यहां समझना, यहां पर सूत्रों के मुताबिक क्या हुआ है कि 5 मई 2020 को पहली बार गलवान क्षेत्र में जो गलवान एरिया है, वहां पर चीन के सैनिकों ने घुसने की सूचना मिली थी, और इसके बाद से हमने अनौपचारिक स्तर पर बातचीत स्टार्ट कर दी थी। 6 जून 2020 को कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत स्टार्ट हो गई थी। अगर इन सभी बातचीत का निचोड़ निकाला जाए तो यही बात सामने है कि अभी दोनों पक्षों के बीच गलवान सबसे बड़ा मुद्दा है। यस, बिल्कुल सही बात है, गलवान अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। इंडिया चाहता है कि आप गलवान से अपनी सेनाएं पीछे करो, एंड वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार 4 जगहों पर चीन की तरफ से छोटे बड़े कैंप लगाए गए। बातचीत के दौरान चीन ने कुछ स्थानों पर पीछे हटने को तैयार भी हुआ, लेकिन गलवान का मामला अभी भी उलझा हुआ है। भारतीय रणनीतिकारों के सामने अब मामला स्पष्ट हो चुका कि पूरी तैयारी गलवान को लेकर ही है। पूरी तैयारी जो चाइना ने की वो गलवान को लेकर हुई है। यहां पर चीन को गलवान क्षेत्र ही नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से LAC
LAC, यहां पर देखिए, यहां पर LAC के दूसरी तरफ चाइना के समय वापस जाना होगा, ये कहा है इंडिया ने। और भारतीय रणनीतिक गलियारों में दौलत बेग ओल्डी DBO को स्वेल ऑफ हाइट्स, यहां पर स्वेल ऑफ हाइट्स मींस जो सबसे ऊंचाई पर है वो कहा जाता है। इसे यह उपाधि इसकी बेहद रणनीतिक खासियत के कारण दी गई है। तो इसलिए याद रखना, ये मिस जो हाइट है मींस सबसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी। यहां भारत की वायुसेना के बड़े युद्धक विमान और वायुसेना के सारे बड़े विमान भी साल भर उड़ान भर सकते हैं। चीन इस बात से भी चिंतित है कि 255 किलोमीटर की जो हमने लंबी सड़क मार्ग बनाया है, दरबुक सहयोग DBO दौलत बेग ओल्डी रोड जो अंतिम चरण में है, उससे भी प्रॉब्लम है। इस सड़क के बनने से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स कि लेह से DBO की दूरी महज 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। और इसके अलावा चीन की एक और चिंता है कि भारत को पिछले वर्षों में 5 देशों एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक समझौता कर चुका है। लॉजिस्टिक मींस क्या है कि अब कोई भी उसकी आर्मी, जो दूसरे देशों की आर्मी है, वो भी इन क्षेत्रों में उतर सकती है। जापान, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के साथ भी इस तरह के समझौते की तैयारी में है। यानी इन देशों की वायुसेना के विमान भारतीय ढांचागत सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। और चीन इसे बखूबी समझता है कि DBO से उसके समुचित मिस दौलत बेग ओल्डी जो है उससे उसके समुचित जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गतिविधियां नजर रखी जा सकेगी, जो यहां से बहुत दूर नहीं है। ऐसे में चीन गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत कर यहां से DBO की निगरानी की मंशा रखता है। तो चाइना इसीलिए गलवान जो घाटी है उसकी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, उस पर दबा ठोक रहा है, ताकि दौलत बेग ओल्डी के आसपास अगर जो गतिविधियां चल रही है इंडिया की, उन पर निगरानी रखा जा सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट you should develop the habit to inculcate all the things related to what type dispute going on through the countries in IR। जब तक आपको इन टॉपिक्स का डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आप जो PSC की एग्जाम में या फिर स्टेट PCS की जो टॉप लेवल की एग्जाम है, चाहे वो डिप्टी SP हो, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, इन सभी रैंकों तक जाने के लिए आपको किसी भी टॉपिक का, मैं ये नहीं कह रहा डीप नॉलेज, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्यों चाइना गलवान घाटी के पीछे पड़ा है, ऐसा क्या है उसमें कि गलवान घाटी के। तो ये सब बातें हैं कि उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, गलवान घाटी में हमने कौन सा रोड बनाया है, उसके पीछे हमारे क्या क्या किन किन देशों से समझौते हुए हैं। तो लॉजिस्टिक समझौते में क्या है, लॉजिस्टिक समझौतों में क्या होगा कि कोई भी देश की आर्मी वहां पर उतर सकती है। तो एक तरह से क्या है, इंडिया अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये जब चीजें आपके जब समझ में आ जाएगी तो आप इजीली कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी डिबेट हो, चाहे वो प्री की क्वेश्चन हो, चाहे मेंस में डिबेट, मेंस में भी तो डिबेट ही होती है, मींस एक तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, आप वहां डिबेट ना सामने कर आप खुद के माइंड से डिबेट करते हो, और एक इंटरव्यू वाला पार्ट वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये आपको पूरा मामला समझ में आ गएगा, आई होप। और हाँ, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को, एज ए डियर फ्रेंड्स, एज ए ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप जरूर कमेंट करना आज कि अगर आपको 7 बजे वो न्यूज मिलती है या 6 बजे से पहले मिल जाती है तो आपके क्या रिएक्शंस रहेंगे, वो आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं पेज नंबर 7। यहां पर अगेन वही सब बातें जो हमने देख लिया कि चीन के मंसूबे नाकाम, भारत ने गलवान नाले पर बना लिया है पुल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलते हैं अब यहां पर फिर अगेन, ये फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गलवान नाला जो है, मींस गलवान घाटी जो है, हमने पहले भी देखा था कि गलवान घाटी क्या होती है, 2 बड़े-बड़े पहाड़ रहते हैं उनके बीच में। तो अब देखिए यहां पर फिर आ रहा है दौलत बेग ओल्डी एंड काराकोरम दर्रा, आसान पहुंच होगी इंडिया की। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गलवान घाटी पर कब्जा करने के चीनी सैनिकों के मंसूबे को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने गलवान नाले पर 60 मीटर पुल हमला तैयार कर लिया है। चीन को इस पुल से ज्यादा आपत्ति थी। इस पुल के निर्माण में भारतीय सेना ने दौलत बेग ओल्डी और जो काराकोरम तक अपनी आवाजाही को गति को देने और उसे आपात स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। पुल के निर्माण से बनने से LAC के अंतिम छोर तक सैनिक और सैनिकों का सामान का आवाजाही बढ़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब और आगे देखते हैं, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, इस पुल को गुरुवार को ही बनकर तैयार हुआ है, गुरुवार को ही, और इसे 4 स्पेन पुल है जो सहयोग एंड गलवान दरिया के संगम से
करीब 3 किलोमीटर पूर्व में है। इस नाले पर एक लकड़ी का पुल था। लकड़ी के पुल से सैन्य वाहनों और सामानों का पार करना मुश्किल होता था। समझना इसको मैं क्या कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। पहले भी न्यूज आई थी, पहले भी ये न्यूज आई थी। यहां पर समझना, ये गलवान घाटी है हमारी, ये गलवान घाटी है, गलवान एरिया है। यहां पर गलवान एरिया है। यहां से पास से एक सयोग रिवर आती है और गलवान जो एरिया है, यहाँ काराकोरम रेंज, यहां से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है गलवान रिवर। और ये जो गलवान रिवर है, यहां पर गलवान रिवर है, तो ये गलवान रिवर दो घाटियों के बीच से बह रही है। इस टाइप से गलवान रिवर बह रही है। अब ये गलवान रिवर जो यहाँ नाला बह रहा था, गलवान नाली मीन्स नाला इसको बोलते हैं, गलवान वैली के बीच में नदी। तो हमको ये दोनों के बीच में, अगर यहाँ से सड़क बना रहे हैं हम, यहाँ से काट कर कोई इधर सड़क बना रहे हैं, तो यहां से बीच में नाला आता था, मीन्स ये नदी आती थी। तो इसको नाला इसलिए बोलते हैं कि छोटी नदी है, लेकिन इसके बीच में हमारे पास जाने के लिए पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था। और लकड़ी का पुल हुआ करता था तो लकड़ी की स्टेप्स बनी हुई थी, जहां ऐसे, तो उनके ऊपर क्या होता है, लकड़ी की स्टेप्स बनी हुई रहती है, उनके ऊपर आर्मी मैन जाते रहते थे लकड़ी के पुलों पर, तो ज्यादा भारी वाहन इससे नहीं जा पाते थे। अब हमने क्या कर लिया है, यहां पर पूरा पुल का ही निर्माण कर दिया है। पुल का ही, इससे भी चाइना चिढ़ा हुआ है कि अब हमारे आर्मी के हथियार और कोई भी ट्रक यहां से निकल सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हमने रोड कहां बनाया है, समझना, हमने रोड कहां बनाया, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हमारी एक नदी निकलती है सियोक रिवर, और यहां से एक नदी निकलती है काराकोरम, जो चाइना के अभी पार्ट है, अक्साई चीन, वहां से काराकोरम दर्रे से निकलती है और यहां गलवान वैली में आकर इससे मिल जाती है। और इसको पार करते हुए हमको एक रोड बनाना था, तो गलवान वैली है, वहां गलवान नदी है, उससे हमने रोड बना दिया, मीन्स यहां पर एक हमने पुल बना दिया यहां पर। और अब हम डायरेक्टली जा सकते हैं कहां पर, दौलत बेग ओल्डी। यहां नदी, ये दोनों नदी आपस में मिलती है और बाद में सिंधु में जाकर मिल जाती है दोनों नदियां। कौन सी? सयोक रिवर और गलवान रिवर। इस गलवान रिवर के कारण इसका नाम गलवान वैली पड़ा है, गलवान वैली। और ये कहां से निकलती है गलवान रिवर? यहां से काराकोरम रेंज से। तो ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं माय डियर फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ने का। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप रहोगे तो फिर न्यूज़पेपर आपको सिंपल लगने लगेगा। अब आगे चलते हैं। गलवान घाटी में तैनात सेना के एक अधिकारी के अनुसार, जो गलवान घाटी है, शुरू से चीन इसकी नजर रही है, शुरू पर यह जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस घाटी में अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत सेना न दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड तक पहुंच सकेगी, न ही काराकोरम दर्रे तक। और यह सिल्क रूट का भी हिस्सा है। सिल्क रूट मींस जो पाकिस्तान, जो इंडिया है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके तहत सिल्क रूट बना रहा है कौन? सिल्क रूट मींस सड़कें बना रहा है कौन? चाइना, ताकि जो ऐसे एरिया है जहां तक वो ना पहुंच सके वहां भी पहुंच सके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इस घाटी में चीन के कब्जे का मतलब पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन द्वारा नाकेबंदी हो जाएगी। दौलत बेग ओल्डी के लिए एक सड़क भी इस रास्ते से निकलती है और काराकोरम दर्रे का रास्ता यही है। अधिकारी ने बताया कि सोमवार की रात को जिस पॉइंट 14 में चीनी सेना ने जो कब्जा करने का प्रयास किया था, उससे पीछे मंशा यही थी कि पॉइंट 4 पर अगर चीनी सेना की मौजूदगी के चलते सड़क के रास्ते से भारतीय जवानों का निकलना मुश्किल हो जाता। वह एक तरह से भारतीय संपर्क के काटने के मूड में है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और यहां पर समय से पहले हमने सड़क बना लिया। समय से पहले मींस जो पॉइंट 14 है, हुए संघर्ष के 2 दिन बाद ही गलवान नाले पर पुल तैयार होना एक बड़ी उपलब्धि है। इस इलाके में सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र ने इस क्षेत्र में बीते कुछ सालों में सड़क और पुल निर्माण की योजनाएं शुरू कर रखी है। चीन इनसे परेशान है। चीन के ऐतराज, चीन की सेना की घुसपैठ के बावजूद भारतीय सेना ने के इंजीनियर और जो सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं हम सीमा सड़क जो संगठन है, उसने गलवान नाले पर पुल को भी समय से पहले तैयार कर लिया है। और अब अंतिम चौकी तक, हम पुल के द्वारा अंतिम चौकी तक, जो हमारी अंतिम चौकी है कहां पर है वो देख लेते हैं। निर्माण कार्य में गई माह में ही तेजी लाई गई थी। इसके तैयार होने से दरबुक से दौलत बेग ओल्डी, जो काराकोरम दर्रे के दक्षिण में भारतीय सेना की अंतिम चौकी है, यहां पर समझना हम कहां देख रहे हैं? काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम रेंज है। ये क्या है? काराकोरम रेंज। यहां पर काराकोरम रेंज है, समझना इसको माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि काराकोरम रेंज कहां है। ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम पूरा श्रेणी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लद्दाख की यहां पर काराकोरम पास है, ये काराकोरम दर्रा है। यहां पर ही हमने क्या किया है, यहां तक अब हमारी लास्ट चौकी है, तो काराकोरम दर्रे तक हमारा पहुंचना इससे क्या हो गया? आसान हो गया है। तो इसीलिए इसको समझना कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये एक एक पॉइंट इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं आपको कि यही पॉइंट है जो आपको आने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये पॉइंट्स आपको जरूर आने चाहिए। जरूर मेरे एनालिसिस में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हर एक मेरे मुंह से जो भी बातें निकलती है वो ऐसे नहीं रहती कि टाइम पास, कोई ना कोई आपके लिए जरूर काम की रहती है। हम तो बहुत स्पीड से करते हैं, तो टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो कहीं भी ऐसे मत सोचना, कभी भी टाइम के लिमिट में मत रहो कि आधे घंटे में क्या न्यूज रहती है, आप उसको सोच सकते हो खुद। यहां पर पहले पत्थर फेंके, फिर नालों में पानी छोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि चीनी सेना ने पॉइंट 14 पर कब्जा करने से पूर्व की तैयारी कर रखी थी। चीनी सैनिकों ने पहाड़ से ऊपर से आने वाले कई नालों को पानी रोक रखा था। चीनी सैनिक हथियार से लैस थे। भारतीय जवानों ने पॉइंट 14 से खदेड़ने की चढ़ाई की तो सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंके और फिर नालों का पानी रोक दिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखा। ये सब पूरा जो प्रॉब्लम है वो कहां हो रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम कहां हो रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम गलवान वैली में हो रहा है, गलवान वैली में हो रहा है, गलवान वैली में। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स, आज जो पूरा प्रॉब्लम है गलवान वैली का, ये आपको समझ में आ गया होगा। नई दिशा की प्रतीक्षा करती राजनीति, यहां पर क्या क्या लिखा, भविष्य में उन नेताओं की ईमानदारी और निस्वार्थ प्रयासों से साकार होगा, मींस इतिहास साक्षी के राष्ट्रों का भविष्य। तो ये आप पूरा पढ़ लेना, इसमें क्या कहा गया, मेन जो कॉन्सेप्ट है कि नई दिशा की प्रतीक्षा करती राजनीति। आज हमारी राजनीति में क्या प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स की ज्यादातर नेता क्या है कि या तो करप्शन करते हैं या उन पर कई तरह के क्रिमिनल केसेस लगे हुए रहते हैं। तो हमारा अगर देश का विकास करना है तो हम के ऐसे नेताओं को चुन के भेजेंगे जो अच्छे पढ़े हुए लिखे हों, अच्छे इंटेलेक्चुअल हों, साथ में उनके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं हो। इस तरह की राजनीति जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा देश का विकास नहीं होगा, ये सब कहना चाहते हैं। देशघाती राजनीति, चीन के धोखेबाजी पर देश न केवल एकजुट होना चाहिए, तो कई जो विपक्ष हैं उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने तो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ लिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। यहां पर अस्पतालों की मनमानी, तो अस्पताल मनमानी क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो क्या कर रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में अपनी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, उसको लेकर प्रॉब्लम है। जरूरी है चीनी विरोधी आर्थिक नवजागरण, लेकिन यहां पर आप याद रखना कि कई बार कहा जाता है कि अस्पतालों में अन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है कि आप सभी जो हॉस्पिटल है उनकी सभी हॉस्पिटल्स का क्या करो, जो पैसा है टेस्टिंग का वो फिक्स करो, तो फिर गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी है चीन विरोधी आर्थिक नवजागरण, यहां पर जो हमने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, अगर हिस्ट्री की बात करोगे, आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, पूरी तरह विधिवत रूप से जो बंगाल का विभाजन वो कर दिया था। तो बंगाल विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। उसी टाइप से उस दिन यहां पर स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। स्वदेशी के तहत जो स्वदेशी वस्तु हैं उनको बढ़ावा दो और जो बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन दोनों 1905 की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो इसी टाइप से यहां पर कहा गया है कि अब अगर चीन का हमें विरोध करना है तो हमें आर्थिक नवजागरण लाना पड़ेगा। मींस हमें क्या करेगा, चीन पर हमारी निर्भरता कम करनी पड़ेगी और हमारी स्वदेशी वस्तुओं का हमको उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जितना हो सके आप अपने इंडियन वस्तु जो है, इंडियन वस्तु, जरूरी नहीं चाइना, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट द चाइना, सिर्फ चाइना ही नहीं, अदर जो कंट्रीज भी हैं, अगर कोई भी अगर कोई खाने की वस्तु है या कोई पहनने की वस्तु है या फिर शरीर से संबंधित कोई वस्तु है, शरीर में लगाने की हो सकती है, नहाने के साबुन या कोई भी फैशन की कोई वस्तु हो सकती है, तो ऐसी वस्तु अगर इंडियन कोई कंपनी बना रही है तो आपका पहला होना चाहिए मोटो कि हम उसको खरीदें। अगर फिर भी आपके पास नहीं रहता है तब जाकर आप दूसरी कंपनियों का खरीद सकते हो। तो पहले आप इंडियन चीजों को खरीदने की कोशिश करें, यही यहां पर कहना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यही यहां पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप ये ऐसा करोगे तभी जाकर काम हो सकता है। यहां पर पूरा मामला क्या है, शरणार्थी हितों का संरक्षण। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप समझना कि यूएनआरसी, भारत में विभिन्न देशों से आए हुए कई शरणार्थी समूह रहते हैं, परंतु यहां कोई उपयुक्त शरणार्थी नियम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसा नहीं कि शरणार्थी नहीं रहते, भारत ने क्या किया, काफी लोग मात्रा में यहां शरणार्थी हैं। इंडिया में आपने देखा होगा रोहिंग्या यहां पर काफी मात्रा में रहते हैं, हमने तिब्बत से लोगों को यहां शरणार्थी दे रखा है। तो शरणार्थी हमारे यहां पर आए हुए हैं। यहां पर तुर्की, सबसे ज्यादा शरण देने वाले देशों में तुर्की, पाकिस्तान, लेबनान, ईरान, इथियोपिया, जॉर्डन है। लेकिन अब यहां पर देखना जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि
इंडिया ने हाल ही में क्या किया था कि नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी, जिसके अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो हमने पहले भी देखा था कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसमें 6 कम्युनिटी है नागरिकता संशोधन कानून, हमने पहले भी देखा था, हमने पहले भी पढ़ा था और इंपॉर्टेंट भी था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। उसमें 6 कम्युनिटी में 6 समुदाय हैं ओनली, किस किस देश के? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहां पर इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। इसमें 6 कम्युनिटी में एक थे बौद्ध, एक जैन, यहां पर पारसी, क्रिश्चियन एंड यहां पर सिख एंड हिंदूज। तो ये 6 कम्युनिटी थी, इन्हीं को यहां पर क्या दिया जा रहा था? नागरिकता। मींस जो नागरिकता की जो हमारी जितने भी प्रावधान है उनको ज्यादा सिंपल करके इनको नागरिकता दी जा रही थी। मींस 2014 से पहले की कोई भी नागरिक इन 6 कम्युनिटीज के अगर इन देश में आकर रह रहे हैं इंडिया में, तो उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, केवल मुस्लिम्स को छोड़कर। तो इसी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी कि आप एक कम्युनिटी को बाहर क्यों कर रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का दावा था, इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि इन जो देशों में 3 जो देश है, यहां पर मुस्लिम्स के साथ उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उनको अत्याचारों का सहन नहीं करना पड़ा है, तो इसलिए जरूरी नहीं है। तो ये इनके द्वारा कहा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो जो है वहां पर पूरा एक लिखा हुआ है कि हम शरणार्थी रख तो रहे हैं, हमारे यहां काफी मात्रा में शरणार्थी इंडिया में, ऐसी बात नहीं शरणार्थी नहीं रहते, लेकिन हमने 1955 का जो यूएन कन्वेंशन है शरणार्थियों को लेकर, ना ही शरणार्थियों की स्थिति पर एक प्रोटोकॉल था 1967, तो 51 वाला और 67 वाला दोनों पर भी हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये कहा गया है यहां पर। मींस हम शरणार्थी तो रखते हैं इंडिया में, लेकिन हम शरणार्थियों का जो कन्वेंशन है उसके ऊपर हम हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये दोनों याद रखना। यहां पर अगेन चीन को सबक सिखाने का सही समय, तो वो सब बातें हमने देखी कि चीन को सबक कैसे सिखा सकते हैं। एक, हम जो आत्मनिर्भर भारत उसको बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर भारत को। जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से उसको कम करें, जितने भी हम ऐप यूज करते हैं उनको बढ़ाएं। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा खुद की वस्तुएं हैं उनको हम क्या दें? बढ़ावा दे। तो ये सभी बातें जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो सभी बातें इंपॉर्टेंट है वहां पर। यहाँ बाकी वही बातें की गई है कि डोकलाम, यहाँ पर सब बातें वही की गई है कि डोकलाम में चाइना ने वो कर दिया, डोकलाम ने चाइना में ये कर दिया, उसके बाद कहां पर लद्दाख में ये किया, पेंगोंग झील पे ये किया। वो सभी बातें हम पढ़ चुके हैं। जो ये सब रामायण गाते रहते हैं बार बार अपने लेखों में कि ये किया वो किया, इनको डायरेक्ट मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो पूर्वी लद्दाख हमने पढ़ लिया, यहाँ पर आप देखो मैं बताता हूं आपको यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या हैं। जो पूर्वी लद्दाख आपने पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पर 2017 डोकलाम, ये भी हमने पढ़ा कि डोकलाम क्या है, वही सब बातें हैं कंप्लीट। तो एक ही आर्टिकल को बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, केवल उसमें जो मेन पॉइंट्स है, पेंगोंग तसो झील वही नाम आ रहे हैं, पेंगोंग तसो झील तो वही नाम आ रहे हैं, नाकुला सेक्टर जो सिक्किम वाला एरिया है वहां पर यही सब बातें हैं। उसके बाद कितने लोग मारे गए, 3 देर रात हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, वही बातें चल रही है। और ये जंग के बाद जंग वाली बातें हैं पूरी। तो ये सभी इन्होंने बताया। हमने कहां पर एयरबेस बनाया, कहां पर हमने आर्मी तैनात कर दी, वो सभी बातें। यहाँ बात क्या चल रही है कि सबक सिखाने का समय आ गया है। तो सबक सिखाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको जितने भी तरीके, चाहे आर्मी वाला तरीका हो, चाहे डेवलपमेंट वाला तरीका हो, या फिर हमारा जो व्यापार है उसके साथ उसको नियंत्रण करने वाली बातें हो, उन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल इजी है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे माय डियर फ्रेंड्स। संकट काल में सिनेमाई नवाचार कोई काम का नहीं है, छोड़ दो। चीन माल के लिए बढ़ेगी मुश्किलें। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कई तरह पर हो रहा मंथन। हम क्या करेंगे कि चीन पर हम क्या करेंगे, हम हो सकता है कि अब आने वाले समय में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम चीन से जो माल आता है उसके ऊपर जो शुल्क है वो बढ़ा दें। शुल्क जो है उसको बढ़ा दें। ये भी है कि अगर मान लो चाइना से कोई चीज आती है, कोई भी वस्तु है, अगर वो 10 रुपए की आ रही है तो हम उसके शुल्क 5 रुपए लगा दें तो 15 रुपए की हो जाएगी। और वही वस्तु किसी दूसरे देश से आ रही है और वो केवल 14 रुपए में मिल रही है इंडिया में, तो लोग उसको खरीदेंगे, चाइना को क्यों खरीदेंगे? तो ऐसा करके हम दूसरे देशों की क्या कर सकते हैं साथ में। अगर इंडिया की कोई वस्तु है वो 13 रुपए की मिल रही है तो लोग पहले 13 की खरीदेंगे, क्योंकि हमने 5 रुपए का एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, उसके आयात शुल्क। नहीं तो 10 रुपए की मिल रही थी और लोग 10 रुपए की खरीदते 3 रुपए की मिलती, क्योंकि हमारे लोग भी तो चतुर है। इसलिए
उनको सस्ता मिलना चाहिए, फिर चाहे देश कहीं भी जाए उससे कोई लेना देना जनरली नहीं रहता, क्योंकि हमारे देश में लोग भी तो गरीब हैं। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम करती है। तो अगर हमको चाइना को काउंटर करना है तो एक तो हमारे देश से गरीबी भी उठानी पड़ेगी, गरीबी, क्योंकि गरीबी होने के कारण जो सस्ता सामान है चाहे चाइना का हो या कोई देश का, लोग खरीदते हैं। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हम डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है कि क्या है पूरा कंप्लीट। तो इतना ही याद रखना। ब्याज दरों में उचित कटौती करें बैंकें। देखो बैंकें क्या करती है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा मामला क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि ब्याज दरों को उचित कमी करे क्या। यहां पर समझ लो पहले, रेपो रेट यहां लिखा हुआ है, आपने देखा होगा रेपो रेट। आरबीआई अपनी रेपो रेट घटाने का फैसला किया था, रेपो रेट कम हो रही है, लेकिन इस घटी हुई ब्याज दरों का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझेंगे, इसको पूरा हमारा एक टॉपिक रहेगा, डोंट वरी। अब चलते हैं हम आगे। यहां पर आगे हमारे लिए यहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ऐसा जिसका हम डिस्कशन करें, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए नहीं है। आगे हम इसमें चले, यहां पर पेज नंबर 11, यूरोप पर मंडरा है महामारी के दूसरे दौर का खतरा। तो अभी तक गया नहीं कोरोना वायरस, वापस चाइना में आया बीजिंग में, तो बीजिंग में जब आ गया है तो वापस यूरोप के कंट्रीज में भी आ सकता है, वापस आ सकता है। यहां पर आगे चलते हैं हम, पेज नंबर 12 स्पोर्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद से पढ़ सकते हो, नो नीड टू रीड फॉर यूपीएससी और स्पेशली स्टेट पीसीएस में कभी कभी इक्के दुक्के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो आप कोई मैगजीन पढ़ के भी कर सकते हो। पेज नंबर 13 यहां पर कोई हमारे लिए काम का न्यूज नहीं है, और पेज नंबर 14 यहां पर भी हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है, यहां पर भी हमारे किसी काम की न्यूज नहीं है। तो ये सभी याद रखना, ये इतना सा याद रखना कि लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट कहां चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने क्या किया, वहां पर केंद्र सरकार ने लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट में 4 कोल ब्लॉक को नीलामी के लिए प्रस्तावित कर हाथियों पर संकट पैदा कर दिया है। मींस लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है वो आप याद रखना कि लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट क्षेत्र में जो लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट है वहां पर कोल ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। मींस जब कोल ब्लॉक बेच देंगे वहां पर लोन, जो लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट है, अगर वहां पर कोल ब्लॉक निकाले जाएंगे तो क्या होगा, हाथी कहां जाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, कहां से संबंधित है, छत्तीसगढ़, इतना सा आप याद रखना। अब हम एक लास्ट का पॉइंट समझेंगे, उसके बाद आज इस लेक्चर को यहीं पर हम क्या करेंगे, विराम देंगे। तो लास्ट हमारा पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना। हमने देखा था रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट। तो होता क्या है रेपो रेट में, यहां पर है आरबीआई और यहां पर है बैंक्स और यहां पर है ग्राहक। आरबीआई बैंक्स को क्या होता है, कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है, आरबीआई इनको पैसा देती है उधार में, आरबीआई से उधार ले लेते हैं उधार, और इसके बदले क्या करता है आरबीआई, इनसे क्या करती है, उधार पर ब्याज दर वसूलती है, ब्याज दरें वसूलती है। और इन जो ब्याज दरें वसूलती है इसको किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, इनको बोला रेपो रेट, रेपो रेट, ये रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट बढ़ती है तो क्या होगा, उधार जो है, उधार महंगा मिलेगा किसको, ये उधार भी महंगा हो जाएगा किसको, बैंकों को। तो बैंकों को जब उधार महंगा मिलेगा तो लोगों को जब उधार देंगे, बैंक के लोगों को उधार देती है और इनसे क्या वसूलती है, ब्याज दरें, ब्याज दरें। तो क्या होगा, जब बैंक, जो आरबीआई महंगा, जब रेपो रेट बढ़ाएगी, ब्याज दरें बढ़ाएगी बैंकों पर, तो इनको उधार जो मिलेगा वो महंगा मिलेगा। तो बैंक के इस उधार महंगा मिलेगा, उस उधार भी महंगा किसको देंगे, लोगों को, और ब्याज दरें ज्यादा वसूलेंगे। लेकिन अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट कम करती है तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन। तो होना क्या चाहिए कि लोगों को उधार सस्ता दे, मींस ब्याज दरें कम वसूले, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करती, रेपो रेट कम करती जा रही है आरबीआई। आरबीआई अपनी रेपो रेट 4% पर लेकर आ गई है, लेकिन जो बैंक है वो टस से मस नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। बैंकों की पहले जो ब्याज दरें थी वो 8 से ऊपर परसेंट थी, 8 से ऊपर, मिनिमम 8% के आसपास है, लेकिन आज तक उसको कम लाने की कोशिश नहीं की, और मैक्सिमम ब्याज दरें 15% के आसपास है, होम लोन वगैरह ये सब, लेकिन उनको भी कम लाने की, 10 से 12 भी लाने की कोशिश नहीं की। तो बैंक के जो आरबीआई अपनी ब्याज दरें कम करती है, जिसका लाभ वो चाहती है कि तुमको जो लाभ मिल रहा है बैंकों को, लाभ ग्राहकों तक पहुंचाओ। अगर मैं आपको सस्ता लोन दे रहा हूं तो आप भी लोगों को सस्ता लोन दो, लेकिन बैंक के टच से मस नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स, बैंक के लोगों को लोन नहीं दे रही। इससे क्या हो रहा है, जो रेपो रेट के कारण हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा जाए। अब बैंक, अब गवर्नमेंट क्यों चाह रही है कि लोगों के हाथ में पैसा, मींस जो आरबीआई वो क्यों चाहता है कि मैं रेपो रेट कम करूं और उससे लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए। तभी तो क्या होगा, लोगों की जब हाथ में पैसा जाएगा, सस्ता लोन मिलेगा, तो निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो डिमांड करेंगे, नई चीजें खरीदेंगे।
तो डिमांड जब जनरेट होगी तभी जाकर हमारा डेवलपमेंट मींस जो डिमांड जनरेट होगी तभी जाकर यहां पर गुड्स प्लस सर्विसेज का उत्पादन होगा, मींस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा। और ये उत्पादन कहां होता है? फैक्ट्रीज में। जब ऐसा होगा फैक्ट्रीज में, तो फैक्ट्री में क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका वेतन मिलेगा, और जब ये होगा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी पे बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? एक साल में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का समग्र बाजार मूल्य, तो वही क्या है? जीडीपी। तो इस तरीके से, लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा? बैंक ठस से मस नहीं हो पा रहे, मींस हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ट्रांसमिशन, मींस हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है मींस मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी मींस मौद्रिक नीति, उसका सही से संचलन, मींस संचलन का मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा। मींस आरबीआई अपनी ब्याज दरें कम कर रही है, तो बैंक अपनी ब्याज दरें क्या करनी चाहिए? बैंक्स अपनी ब्याज दरें कम करके ग्राहकों तक पैसा पहुंचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ये तो यहां तक तो चल रहा है, लेकिन आगे नहीं चल रहा, ये खत्म है, ये चल रहा सही। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का लेक्चर क्या करते हैं? एंड करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में या आपके पढ़ने में, आपकी इस यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस जितनी भी आपकी इस जर्नी में, अगर आपको दैनिक जागरण का एनालिसिस सुबह 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे अगर मिल जाता है, तो क्या आपको उससे खुशी होगी और क्या आप में चेंजेस आएंगे आपकी प्रिपरेशन को लेकर? इस पर आप जरूर कमेंट करें डियर फ्रेंड्स, इससे क्या फायदे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।